तो PET 2 जनवरी, ग्रेविटेशन और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये 2 चैप्टर हमने इसमें कवर किए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई नहीं होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो हम पहले कर चुके थे। आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी चीज़ें आपको याद हैं। तो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देखें, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कैसा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स? दिस इज डैश फोर्स इन नेचर। हाँ, यहाँ पे आप इसको वीक फोर्स इन नेचर भी बोल सकते हो। वैसे दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो अगर किसी ने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी लिखा है तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे। हाँ, डैश इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन। सेंटर सीकिंग फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल। अवे फ्रॉम द सेंटर इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंटर सीकिंग या टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीफ्यूगल। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आप 6.673 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 6.67 लिख दोगे वो भी चलेगा। द वैल्यू ऑफ G was found by हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने इसको सेंसिटिव बैलेंसेस यूज करके डिस्कवर किया था। डैश गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इज़ैक न्यूटन। डैश इज अ वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। फ्री फॉल। डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अप्लाइड ऑन इट। This is weight. Question number 7, weight. Number 8, the magnitude of weight of an object is the product of its mass and acceleration due to gravity, small g. Radius of earth is shorter at poles by 21 kilometers. इक्वेटर पे 21 किलोमीटर ज़्यादा है। डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये तो आप पहले से ही जानते हो मोशन के टाइम से। इज मास। चले, तो अब देयर आर सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को हम अपनी शीट पर ले जा करके सॉल्व कर लेंगे। Find the weight of an 80 kg man on the surface of moon. What should be his mass on the earth? अब 80 kg man मतलब उसका मास 80 kg है on the surface of moon। तो उसका वेट पता करना है। What should be his mass on the earth and on the moon? तो मास तो उसका हर जगह पर 80 kg ही रहेगा। हाँ, लेकिन वेट ऑफ एन 80 kg मैन ऑन द सरफेस ऑफ मून, उसके लिए हम GM यानी 1.63 यूज़ करेंगे। तो वेट के लिए फॉर्मूला क्या है? वेट इज द फोर्स बाय विच द मून इज अट्रैक्टिंग दैट पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो M इंटू GE। मास की जगह पे लिखोगे 80 kg, 80, और GE इज 1.63, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट हटा करके ये, और अपॉन 10 रह जाएगा। एट और 5 13, 1304 अपॉन 10 दैट इज 130.4। हाँ, 1304 अपॉन 10 इज 130 अपॉन 4
न्यूटन, वेट इज एक्चुअली द फोर्स, तो इसलिए न्यूटन, है ना, बिल्कुल सिंपल है। व्हाट शुड बी हिज मास ऑन अर्थ एंड ऑन द मून, दोनों जगह मास तो 80 kg रहेगा, बिकॉज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a ball is dropped from the roof of a building. It takes 4 seconds to reach the ground. फ्री फॉल है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फ्री फॉल में हमने कहा था सबसे पहले गिवन लिख लो u0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड g इज प्लस 9.8 ही गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम एडिशनली हमें पता है कि 4 सेकेंड लगते हैं यहाँ तक आने के लिए, तो h निकालना है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे h, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u0 है तो ut तो 0 ही हो गया, 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर मतलब हाफ इंटू 9.8 इंटू t इज 4, तो 4 का स्क्वायर, आप 4 इंटू 4 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 16 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये 19.6 इंटू 4 दैट इज 38, 78.4 78.4 मीटर इज़ द हाइट। जहाँ से ये गिरा है तो उसको 4 सेकेंड लगेगा नीचे पहुँचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। चलो ये तो हमारा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, आपको सबको आ ही गया होगा, हमने बहुत अच्छे से और कई बार सीखा है इसको, कैसे करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई, इसको नीचे गिरा दिया है, एंड अ स्टोन इज अनदर स्टोन इज साइमल्टेनियसली थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाना है, u इज 25 मीटर पर सेकेंड, g इज फॉर दिस ऑब्जेक्ट दिस स्टोन माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर से गिर रहा है, g इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u इज 0, फ्री फॉल है। ये दो बातें तो क्लियर हो गई। फिर समझो कि वो x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, यहाँ पर आपस में मिलते हैं इस जगह पर, तो उस समय तक इसका डिस्प्लेसमेंट x हो चुका होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट यानी ज़मीन से इसका डिस्टेंस वो 100 माइनस x हो जाएगा, हो चुका होगा एट दैट पॉइंट जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो ऊपर वाले स्टोन की बात की है पहले हमने कहा कि वो जो गिर रहा है नीचे उसका डिस्प्लेसमेंट s दैट इज x इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया हुआ है तो हम इसको 10 ले लेंगे, क्वेश्चन में दिया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी 10 लेना है। तो g ut u0 है तो 0 प्लस x इक्वल टू हाफ इंटू ऊपर से आ रहा है 10 इंटू टी स्क्वायर, टी हमें पता नहीं है
तो ये हो गया 5t², एक्स का वैल्यू निकल गया 5t²। दिस इज 5t²। इससे ज़्यादा में जानकारी नहीं है तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। नीचे से जो जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 100 - x है, तो 100 - x इक्वल टू ut + ½ at² या ut + ½ gt²। u इज 25, तो 100 - x इक्वल टू 25t + ½ इंटू -10t²। ये 5 टाइम्स -5t² हो गया। 100 - x, x तो 5t² है, तो फॉर्मूला में लिखेंगे 100 - 5t²। इस x की जगह 5t² लिख दिया, इक्वल टू 25t + 5t²। तो 5t² माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। और ये प्लस का नहीं है, सॉरी, ये भी माइनस का है ना, माइनस माइनस है तभी काटेंगे, नहीं तो फिर तो ऐड हो जाएंगे। तो ये -5t², तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना। समझ में आ गया आपको ये माइनस कैसे आया? यहाँ पे -10 था, ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन माइनस में होता है ना, वो -10 मीटर/सेकंड²। तो वो तो -5t², यहाँ पे लिखा -5t² से -5t² कट गया। 25t इक्वल टू 100, तो t इक्वल टू 100/25, दैट इज 4 सेकेंड। t का वैल्यू आ गया 4 सेकेंड। तो अगर t 4 सेकेंड है, मतलब 4 सेकेंड में ये मिलेंगे। अगर t 4 सेकेंड है तो x क्या हो गया? 5 × 4² यानी 5 × 16 यानी 80 मीटर फ्रॉम द टॉप। 80 मीटर फ्रॉम द टॉप और 20 मीटर, हाँ ये कितना हुआ? 100 - 80, 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड द बोथ द स्टोन्स विल मीट, है ना। बिल्कुल सिंपल है ये, बस हमको थोड़ा सा अप्लाई करना है। हमारा जो सीखा है हमने, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इमेजिनरी प्लैनेट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सेम बॉडी ऑन अर्थ। मतलब GP इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लैनेट is equal to force of gravitation on the same object, same body on earth, उसका हाफ है, हाफ ऑफ दैट ऑफ हाफ ऑफ दिस, यानी दिस फोर्स ऑन अर्थ अपॉन 2 फोर्स ऑन दैट प्लैनेट। तो नंबर 1, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट। तो ये जो है FGP, ये है m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। FGE is mass into acceleration due to gravity on earth upon 2। मास से मास कैंसिल हो गया। GE का वैल्यू 10 मीटर/सेकंड² दे रखा है, तो 10/2 दैट इज 5 मीटर/सेकंड²। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया ऑन दैट प्लैनेट, दैट इज 5 मीटर/सेकंड, मतलब GE/2। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg ऑन दैट प्लैनेट। तो उसका वेट निकालना है। सेकंड,
weight is the force of gravitation on that planet, on that object, m into g, that is gp. mass 50 kg, क्वेश्चन में गिवन है, gp is 5, 250 न्यूटन, that is weight of that object. बस इतना ही है. क्वेश्चन नंबर 14 हो गया. क्वेश्चन नंबर 15 देखो. A stone is thrown vertically upwards with a velocity of 40 meter per second. And returns back. Stone is thrown vertically upwards with a velocity of 40 meter per second. Returns back taking g equal to 10 meter per second square. ऊपर जाते समय this is minus 10 meter per second square. और फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड मूवमेंट में 0 होती है. तो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमको h पूछा हुआ है कि वो कहाँ तक पहुँचेगा. तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, h इक्वल टू यानी s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g. वी स्क्वायर दैट इज 0 माइनस यू स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर और 2 इंटू माइनस 10, 2 इंटू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 40 स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10 दैट इज 20. तो ये 2 टाइम्स 80, 80 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ये पहुँचेगा. एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन, तो 80 मीटर ऊपर जाएगा तो 80 मीटर नीचे आएगा. टोटल डिस्टेंस 160 मीटर एंड टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. 80 meter, 160 meter and 0. These are the 3 answers of the questions asked. ये पत्थर की फेंका फेंकी के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. अब देखो क्वेश्चन नंबर 16. मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल. फाइंड द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस बोला है तो सबसे पहले लिख लो N2. N2 का मतलब 2 इंटू नाइट्रोजन के एक एटम, अब लिखा भी है एटॉमिक मास 14U, तो 2 इंटू 14 दैट इज 28U. ये उसका नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, मतलब नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो 28 ग्राम होगा. तो एक मोल का मास 28 ग्राम है, तो आधे मोल का मास कितना होगा? 0.5 इंटू 28 मतलब 28/2 दैट इज 14 ग्राम. तो नाइट्रोजन गैस के एक मोल का मास 28 ग्राम था क्योंकि, तो आधे मोल का मास 28 का आधा मतलब 14 ग्राम होगा. कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम्स. अब देखो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स चलो पता करने. तो मैग्नीशियम का 24U उसका लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर है, तो उसका मोलर एटॉमिक मास है, तो उसका मोलर मास 24 ग्राम होगा कि नहीं होगा? और 24 ग्राम मोलर मास मतलब मोल का मास है, तो उसमें एक मोल यानी कितने पार्टिकल्स होंगे? 24 ग्राम ऑफ
मैग्नीशियम कंटेन्स, 1 मोल के बराबर मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मैग्नीशियम एटम्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है 48 ग्राम, तो 24 ग्राम में इतने होते हैं, 1 ग्राम में कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 24 ग्राम, तो 48 ग्राम में कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाय 48, मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मतलब 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना। This much of magnesium atoms will be there in this sample of 48 gram of magnesium atoms. Question number 17 देखो, 10 moles of carbon, okay, जेवियर्स में क्वेश्चन पूछा गया था ये 1819 में। 10 moles of carbon atoms are kept in beaker A, 10 moles of sodium atoms are kept in beaker B होगा वो, है ना, 2 बीकर है, मतलब कैलकुलेट विच बीकर वुड बी हेवियर एंड विच बीकर वुड हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स। देखो पहली बात तो कार्बन एटम्स और सोडियम एटम्स, है ना, हेवियर मतलब मास की बात हो रही है, तो कार्बन के 1 मोल का मास, मोलर मास ऑफ कार्बन is 12 gram, while molar mass of sodium is 23 ग्राम। हाँ, इसके 1 मोल का मास 12 ग्राम, उसके 1 मोल का मास 23 ग्राम, दोनों के 10-10 मोल है, तो कार्बन के 10 मोल का मास 12 इंटू 10 यानी 120 ग्राम होगा, इसके 10 मोल्स का मास 23, 1 मोल का 23 ग्राम है, तो 10 का कितना होगा 230 ग्राम, तो सोडियम वाला हैवियर है, तो विच बीकर वुड बी हैवियर का तो आंसर मिल गया, हाँ, कि सोडियम वाला बीकर वुड बी हैवियर एंड बीकर वुड हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स दोनों में बराबर होंगे क्योंकि दोनों में 10 मोल है ना, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे, दोनों में 10-10 मोल ही होंगे, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मोल इज ओनली अ नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमारी एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केजीपी ने इसको PT2 में दिया है। क्या है इसमें, ये वही क्वेश्चन है जो आपकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें पता करना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27U। तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कैसे निकलेगा, एल्यूमिनियम का 27 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, यानी 54 प्लस 48, दैट इज 102। ठीक है, 102 ग्राम उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास यानी 1 मोल का मास हो गया।
तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन पता करने हैं, तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जितने होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्यूमिनियम आयन निकल जाएंगे। तो 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कंटेन्स कितना पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे 102 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102। तो 0.051 ग्राम में कितना होगा? दिस इंटू 0.051। तो अब आप देखो, यहां से ये पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट यहां से काट दो। पॉइंट के आगे 3 नंबर है तो 1 के आगे 3 0 लगा दो। इसका मतलब ये 10⁻3 है, और ये अगर 10⁻3 है तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हटाओ और ऊपर -3 लगा दो। ये अब रह गया, पॉइंट हट गया तो केवल 51, और 51 2 टाइम्स 102 को काट देता है। तो 6.022 अपॉन 2 इज 3.011। 23 - 3 is 20। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के देयर आर 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। Al2O3 के एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के 2 आयन्स हैं। हाँ, देयर आर 2 Al+3 आयन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इतने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, 3.011 इंटू 10⁻20। तो एल्यूमिनियम का उसमें कितना नंबर होगा? 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻20। यही आपका आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल कि आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नंबर पता करने पहले तो, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 आयंस एल्यूमिनियम के हैं। तो मोल कंसेप्ट यूज़ करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस सैंपल में नंबर निकाला, जो कि 3.011 इंटू 10⁻23 आया, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो 6.022 इंटू 10⁻20 है ना, ये 3.011 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नंबर था। अच्छा, अब कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक तो गए है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम में हमने कहा था ना कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? कार्बन के बाद में एक छोड़ के अगला, यानी 6 + 2 दैट इज 8। तो उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाँ, तो उसका मास होता है 16U। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इट इन ग्राम्स, तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1U। इस U की जगह पर हम ये रख दें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, तो 16 × 5 = 80, 96 है, 112
26.72 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और हम अगर इसे लिखना चाहते हैं 2.672 तो फिर इंटू 10 लिखना पड़ेगा इसकी वैल्यू चेंज किए बिना रखने के लिए, तो ये 10⁻⁻23 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? O2। तो अगर वन एटम 16U था तो वो 32U होगा। उसका जो भी वैल्यू आया वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का, जो भी 2.67 वटेवर, उससे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। द नंबर्स ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, गिवन द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज O2, उसमें 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, है ना। इसकी एटॉमिक मास की कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली, हम तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑक्सीजन गैस में 6.022 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा है ना, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और हर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो इसको इंटू 2 कर दो तो 12.044 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, यहाँ पे एटॉमिक मास का कोई रोल नहीं है। तो ये आपका पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, थैंक यू।